सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुकिया जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे फैकल्टी भी हैं, आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के एक्सिक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय गवंडी जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया है तो उनका भी स्वागत है। तो हम लोग आज तिवारी जी का पुनः स्वागत कर रहे हैं और हम लोग इस सत्र में अध्ययन करेंगे चैप्टर 6 मानव शरीर विज्ञान, और ये हार्ट के संबंध में है, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं तिवारी जी को सौंप रहा हूँ। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी साथियों को प्रणाम। मैं शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना सर? ठीक, ओके। तो हम लोग आज थोड़ा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे चर्चा करते हैं। और ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये मुख्य रूप से हार्ट से रिलेटेड और जो ब्लड का सर्कुलेशन है और उसके फंक्शन पे का सिस्टम है। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है कि जो ब्लड है ना ये सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में पंप के माध्यम से। पंप मीन्स की हम लोग हार्ट को पंप बोल सकते हैं, उस माध्यम से पूरी बॉडी में जाता है और ऑक्सीजन बाहर से लेके जाता है इनटेक, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल में मेटाबॉलिज्म के बाद बनता है वो उसको बाहर एग्जिट कर देता है। तो फंक्शन ये और बाकी जो पोषक तत्व उनको भी लेके जाता है। तो ये सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो सेल को एनर्जी देना और सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है। लेकिन ये कार्य करने के लिए जो सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट होगा वो थ्रू ब्लड होगा, और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मुख्य रूप से हार्ट करता है, हृदय करता है। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो हार्ट है और दूसरा जो ब्लड जाएगा वो किसी वेसल चैनल के थ्रू जाएगा, तो जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूब नॉर्मल भाषा में, लेकिन ब्लड वेसल बोलते हैं। और ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड में जो प्रेशर क्रिएट करता है वो है हार्ट। एज ए पंप ये फंक्शन करता है। अगर हम लोग देखेंगे कि ब्लड अगर इस एक पिक्चर को देखेंगे, इसमें दिखता है कि जो हार्ट है ना इसकी लोकेशन ये है बॉडी में। अगर ये थोड़ा सेक्शन करके देखा जाए तो ये एक स्क्रीन दिख रही है जिस पर आप ये देख सकते हैं कि हार्ट की लोकेशन सेंटर में है, थोड़ा लेफ्ट साइड में, और लंग्स के आसपास है। यहाँ पर ये हार्ट की लोकेशन है। हमें देख सकते हैं कि हार्ट की लोकेशन क्या है इन द बॉडी। करता क्या है ये हार्ट को? हम लोगों ने ये बोला था कि ये ब्लड को सर्कुलेट करता है और जो ब्लड है वो बॉडी में, हम लोग पीछे पढ़े थे करीब 5 लीटर के आसपास ह्यूमन बॉडी में ब्लड है। इस 5 लीटर को सर्कुलेशन का काम करता है। ब्लड के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि उसका जो पीएच है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, वो 7.4 है। 7.4 का मतलब है कि ये अल्कलाइन है, मतलब नेचर में बेसिक है, क्षारीय है ये 7.4। और कलर इसको दो जगह देखेंगे, जब भी ऑक्सीजनेट होता है
मन से इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है तो स्कारलेट रेड दिखता है, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड माने ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हायर हो जाती है, तब ये पर्पल रेड के रूप में दिखता है। कई बार इसको हम लोग नीले कलर से दिखाते हैं सर्कुलेशन में। तो ये लोकेशन है और ये था कि फंक्शन है। अब हार्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा। हार्ट में क्या है कि 4 चेंबर होते हैं। ये जो हार्ट है इसमें 4 चेंबर होते हैं। इसको देखेंगे तो 4 चेंबर में अगर बांटा जाए तो 2 ऊपर के चेंबर हैं, 2 नीचे के चेंबर हैं। ऊपर वाले चेंबर को एट्रियम बोलते हैं, हिंदी में आलिंद बोलते हैं, और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं, निलय बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि देखेंगे तो जो एट्रियम है ऊपर, ये एक तरह से ब्लड को स्टोर करता है, जो एट्रियम है लेफ्ट में या राइट में कहीं भी, और जो वेंट्रिकल से ये ब्लड को प्रेशराइज करके जहां जरूरत होती है वहां की तरफ भेजता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 पंप है, 4 चेंबर है। हार्ट के अंदर जो चेंबर है वो 4 है और 2 पंप है, 2 स्टोरेज रूम है और 2 पंप है, ऐसा कहा जा सकता है। जो वेंट्रिकल्स हैं ये पंप की तरह काम करते हैं और एट्रियम स्टोरेज की तरह काम करते हैं। तो एक हार्ट हुआ जिसमें 4 चेंबर हुए, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स, और एट्रियम स्टोरेज की तरह काम करता है और वेंट्रिकल्स पंप की तरह काम करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें 2 पंप है। इसमें होता ये है कि जब पूरे शरीर में ब्लड अपना काम करके आता है, मतलब सेल को CO2 दे देता है और ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है, तो ये हार्ट को पहुंचता है। हार्ट में जब ये ब्लड पहुंचता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हायर होती है रादर देन की जो ब्लड बॉडी को जा रहा होता है। जो वापस आता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हायर होती है। ये कैसे आता है? जो वेना कावा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, इनके थ्रू ये ब्लड बॉडी में प्रवेश करता है और राइट एट्रियम में ब्लड प्रवेश करता है हार्ट के, और यहाँ से क्या करता है, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से एकत्रित होता है और 0.7 सेकंड तक ये एट्रियम में भरता है, जो ऊपर वाला पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन, और 0.7 सेकंड के बाद एट्रियम खुल जाता है और एक वाल्व है जो एक ट्राइकप्सिड है, ट्राइकस्पिड और बाइकप्सिड। ट्राइकप्सिड वाल्व राइट एट्रियम में होगा। 0.7 सेकंड ब्लड भरने के बाद ये ब्लड ट्राइकप्सिड वाल्व खुल जाता है और ये ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में चला जाता है और वहां से राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, मींस की एक्टिव होता है, कंप्रेस करता है, और ये पंप वाल्व जो है ये तेल लंग्स को चला जाता है। ये ये ब्लड लंग्स को जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है और वापस ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड वहां 0.7 सेकंड तक रहने के बाद फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है और जहां से वो फिर 0.1 सेकंड के लिए प्रेशराइज होता है और वो जाता है एरोटा में, मतलब बॉडी को चला जाता है। तो सर्कुलेशन कैसे होता है? वेना कावा से ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है, लंग्स से ये लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में चला जाता है। तो ये जो फंक्शन है ये पूरा ब्लड का है। इसमें क्या है, इसमें ये जो बोल रहा कि ये पूरी जो साइकिल होती है ना सर्कुलेशन की, 0.8 सेकेंड की होती है जो हार्ट सर्कुलेट होता है ब्लड। तो इसमें एक चीज, एक हार्मोनी है जिसको हम लोग और देख लें। ऐसे अगर हार्ट को देखें इस पिक्चर में तो देखिए जो थोड़ा लाइट ब्लू बना हुआ और एक रेड बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है कि जो लाइट ब्लू है इस ब्लड में मतलब एक ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज ज्यादा है और रेड ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंट ज्यादा है। मतलब
अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसका कंज्यूम हो चुका है और यहाँ पर ऑक्सीजन फिल हुआ है, तो रेड वाले को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। हम लोग कई बार शुद्ध और अशुद्ध बोल देते हैं। यहाँ पर शुद्ध से मतलब है ऑक्सीजन युक्त ब्लड, और अशुद्ध का मतलब है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, ये। और ये जो एक्सचेंज का काम होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो लंग्स करता है। हार्ट का काम केवल ब्लड को सर्कुलेट कराना है, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ना या कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, ये काम लंग्स करता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि देखिए ये सुपीरियर वेना कावा है, ब्लड बॉडी में काम करने के बाद सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ये राइट एट्रियम में हम बोल रहे थे, ये राइट एट्रियम है, और नीचे वाला पोर्शन है राइट वेंट्रिकल। ये रेड में ऊपर देखेंगे लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट एट्रियम में जब ब्लड भर जाता है तो ये खुलता, ये एक वाल्व है इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है। इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। और जो एट्रियम राइट में, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इनका फंक्शन होता है, इसका ये जो हमारी बुक कह रही थी जो यहाँ पर कि कैसे फंक्शन करते हैं, तो ये जो रूल है वो ये है कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम एक साथ कंट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। दिस इज द हॉरिजॉन्टल हार्मोनी। राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कंट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल हार्मोनी। हॉरिजॉन्टल माने राइट एट्रियम दोनों एक साथ करेंगे, वेंट्रिकल दोनों एक साथ करेंगे, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हार्मोनी है। वेंट्रिकल दोनों एक साथ और एट्रियम एक साथ। दूसरा केस, एक फंक्शनल यूनिट में लेफ्ट और राइट में, जो लेफ्ट की तरफ दोनों है वो एक फंक्शनल की तरह काम करेंगे, मीन्स और राइट में तो राइट की तरह करेंगे। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेंगे, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक फंक्शनल यूनिट की काम करेंगे। ये वर्टिकल हार्मोनी है। चौथी चीज क्या है, हार्ट जितना ब्लड रिसीव करेगा उतना ही ब्लड बॉडी को भेज देगा। ये हार्मोनी था जिसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये जो राइट एट्रियम है, फंक्शन पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसको और भी समझेंगे। तो जब इसमें 0.7 सेकंड तक ब्लड भर जाता है तब ये वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाता है, और इसके खुलने से ब्लड इस राइट वेंट्रिकल्स में भर जाता है। यहां से भरने के बाद ये सिस्टोल होता है, मतलब ये कंप्रेस करता है, जिसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, संकुचित होता है, माने पंपिंग एक्शन होता है राइट वेंट्रिकल्स का, और ये इस पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाता है। तो जो ये लाइट ब्लू है उसमें क्या हुआ, सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को चला जाता है। ये राइट पोर्शन का फंक्शन है। दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हायर है, ये बॉडी में काम करके आया है। यहां से पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड लंग्स को जाता है, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, और वहां पे ब्लड रेड कलर का हो जाता है, पर्पल रेड। पर्पल रेड होने का मतलब है कि ऑक्सीजन युक्त हो गया, और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहा, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है। लेफ्ट एट्रियम में 0.7 सेकंड तक इंटर करता है, फिर ये मिट्रल वाल्व खुलता है, जिसको हम लोग बाइकस्पिड भी बोलते हैं। ये मिट्रल वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर करता है ब्लड, और उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है, और ये वाल्व, ये एरोटिक वाल्व के थ्रू, इसके थ्रू रेड एरोटा को चला जाता है, जो पूरी बॉडी को जाता है और खुद हार्ट को भी आता है। ये जो रेड दिख रहा है ये ब्लड बॉडी को जा रहा है एंड हार्ट को भी जा रहा है, कॉर्नरी आर्टरी को भी यहीं से ब्लड जाता है। यहाँ से निकलने के बाद इस यहाँ से ही ब्लड कॉर्नरी आर्टरी को जाता है, जो ब्लड को मिलता है। तो इसको फंक्शन को हम लोगों ने फिर एक बार देखते हैं। सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल थ्रू कस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व, फिर पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को जाता है, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल,
फिर यहाँ से एओर्टिक वाल्व के थ्रू, एरोटा के थ्रू बॉडी को चला जाता है। अब इसमें और क्या जानना ये है कि ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये सिंगल डायरेक्शनल वाल्व है, और ये मिट्रल वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व, ये चारों वाल्व जो दिख रहे हैं ये चारों ही सिंगल डायरेक्शनल वाल्व हैं। मतलब इसमें जो ब्लड का फ्लो होगा वो केवल एक दिशा में होगा, दूसरी दिशा में नहीं होगा। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड आएगा, लेकिन राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम को ब्लड नहीं जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में आएगा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में फ्लो नहीं होगा। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम को ब्लड फ्लो नहीं होगा। इसका एक डायरेक्शन बना है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में जाएगा, लेकिन एओर्टा से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। ये ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन है हार्ट के अंदर। हार्ट में क्या है कि ये जो चारों वाल्व हैं ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में ही काम करेंगे। जो शरीर में आता है बाहर से उसको हम लोग वेन बोलते हैं, वेंस बोलते हैं, और जो बाहर जाता है उसको आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये जो और जो बाहर जाता है वो क्या होता है, ब्लड हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो देखिए यहाँ पर ये है, ये वेन, पल्मोनरी वेन, ये शुद्ध ब्लड है, लेकिन ये वेन इसलिए बोलते हैं कि ये हार्ट को आ रहा है। तो जो हार्ट को आएगा वो वेन है, जो हार्ट से बॉडी को जाएगा वो आर्टरीज है। तो ये जो वेन्स हैं, सिरा जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा वो रहता है ये जानने के लिए कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। इम्प्योर का मतलब कार्बन डाइऑक्सीजन युक्त। तो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जो वेन है उसमें फ्लो करता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो रेड है जो आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजनेटेड। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस है, पल्मोनरी वेन होते हुए भी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और अयोटा में जो है पल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी होने के बावजूद भी यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट। क्लियर हो रहा है ये? ठीक, ये हार्ट का फंक्शन है। कंफ्यूजन हो गया तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये फ्लो है ब्लड का। इसका हम लोग को ये जानना है कि ये जो वाल्व है ना मिट्रल, जब हम आगे ट्रीटमेंट में जाएंगे, हमारे लिए जो ये हार्ट की जो लाइन होगी, इस पर H9 पल्मोनरी वाल्व के लिए है, H9 लेफ्ट एओर्टिक के लिए है, H राइट ट्राइकैप्सिड। ये वाल्व को मैंने जब ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो H8 लेफ्ट और राइट वाला क्या करेगा, ये एक ऐसा सिंबल था। अगर हम लोग पीछे जो लोग पढ़े होंगे उनको ध्यान होगा। तो एक तो ये फंक्शन है हार्ट का, इसके और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्या है कि हार्ट का जो कार्डिक मसल्स है, कार्डियक का मतलब हम लोग हार्ट ही समझेंगे, कार्डिक का मतलब ये जो हार्ट बना हुआ है मसल्स, वो कार्डिक मसल से बना है। स्केलेटन मसल की तरह है, लेकिन इसमें फाइबर्स ब्रांच होते हैं। माने इन दोनों में डिफरेंट है, स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल्स में, कि कार्डिक मसल्स में फाइबर्स ब्रांच हैं। ये एक ध्यान रखने की बात है। और ये मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। इस मसल्स के कंपोजिशन क्या क्या है, जो हार्ट बना हुआ है, इसमें 75% जेल है और 25% सॉलिड एलिमेंट है। ये इनऑर्गेनिक ये हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, फेरस, मैग्नीशियम, फेरस, और ये सारी चीजें। ऑर्गेनिक में 23.5 to 24% है ग्लूबोलिन, मायोसिन, ग्लाइकोजन,
हेक्सोसेज, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, न्यूट्रल फैट, ये जो है इनके कंपोजिशन है, एंजाइम, ये सारी चीजें हम लोग देख लें कि ये चीजें कंपोजिशन पर, इसमें 75% वाटर एलिमेंट है, तो इसको याद किया जा सकता है मेमोरी में। इन कार्डिक मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है ये जानते हैं। एक प्रॉपर्टी एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंट्रैक्टिबिलिटी और रिदमिसिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि ये उस घटने को बोलती है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज, किसी भी चीज को पाने पर कितना एक्साइट होती है, मतलब कितनी फास्ट एक्साइट होती है, माने उत्तेजना बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो उत्तेजित होने की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा है, तो कार्डिक मसल्स में एक्साइटेबिलिटी बहुत हायर है। माने एक्साइटेबिलिटी माने ये उत्तेजित हो जाती है हर एक स्टिमुलेशन पे। कंडक्टिविटी है, फ्लो ऑफ करंट है, कंडक्टिविटी का मतलब है कि इसके अंदर करंट फ्लो करती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है, माने ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। और रिदमिसिटी है, जिसकी हम लोग बात किए थे कि एक रिदम में चलता है, लेफ्ट एक साथ काम करेगा या राइट एक साथ काम करेगा या हॉरिजॉन्टल हार्मोनिक है। तो ये होती है, ये चार मुख्य प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी, कंट्रैक्टिलिटी और रिदमिसिटी। इसमें एक वर्ड है कार्डिक मसल्स का लेटेंट पीरियड 5 to 8 मिली सेकेंड है। ये क्या चीज है लेटेंट पीरियड? जब स्टिमुलेशन मिल जाता है हार्ट को, कार्डिक मसल्स को, तो कार्डिक मसल को स्टिमुलेशन के बाद कंट्रैक्ट होने में जो डिले होता है वो 5 से 8 मिली सेकेंड का होता है। दिस इज ए डिले पीरियड ऑफ कंट्रैक्ट या रिलैक्स आफ्टर स्टिमुलेशन। माने स्टिमुलेशन मिल गया इनको कि आप कंट्रैक्ट होइए, लेकिन वो कंट्रैक्ट होने में जो डिले है वो है लेटेंट पीरियड ऑफ कार्डिक मसल्स, ये 5 to 8 मिली सेकेंड्स है। तो ये एक डाटा है कार्डिक मसल्स में। तो ये मिलने के बाद एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड 200 मिली सेकेंड। ये भी उसी से रिलेटेड टर्म है स्टिमुलेट होने से, कि 200 मिली सेकेंड एक और से टाइम लगता है स्टिमुलेट होने के लिए। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव टाइम है। ये डिले के अलावा एक पीरियड है 200 मिली सेकेंड, जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने में ही, स्टिमुलेट होने में ही ये डाटा काम आता है। और ये 200 के कारण जो है ये मसल आसानी से टेंटेनाइज नहीं होती है। मैंने इसमें एक प्रॉब्लम ये की है 200 मिली सेकेंड होने के कारण। तो ये एक डाटा है, दो लेटेंट काफी क्रिटिकल डाटा है ये, लेकिन हमको इतना जरूर जानना चाहिए कि ये चार प्रॉपर्टी है और ये इनमें ये एक पीरियड होता है। दूसरी चीज आगे हम लोग यानी कि ये हम लोग बोले थे कि मसल से बना, कार्डिक मसल से। सिस्टोल और डायस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और डायस्टोल का मतलब कि रिलैक्स हो जाता है। माने कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, वापस अपने पोजीशन में आता है, डायस्टोल है। ये लय से करता रहता है। सिस्टोल को एक एक्टिव फेज है और डायस्टोल एक निष्क्रिय फेज है। सिस्टोल कब होता है? जब हार्ट को करंट मिलती है, से अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक सक्रिय अवस्था है, एक्टिव फेज है। और जब वो नहीं हो रहा होता, मतलब डायस्टोल हो रहा होता, तो एक निष्क्रिय। ये पूरा मिला के हार्ट को एक फंक्शन करने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। मीन्स कि हार्ट को ब्लड आने में और वापस बाहर निकल जाने में जो एक कंप्लीट साइकिल है, जिसको हम लोग कार्डिक साइकिल कहा जाता है, इसमें टाइम 0.8 सेकेंड का लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब 1 मिनट में बोलते हैं कि कितनी साइकिल है, तो वो 72 को हम लोग मेजर करते हैं। 60 डिवाइडेड बाई 0.8 दैट इज 72। तो चूंकि ये कार्डिक साइकिल 0.8 सेकेंड की है, तो पूरे 1 मिनट में नंबर ऑफ साइकिल जो होगी वो 72 हो जाएगी, क्योंकि ये 0.8 में एक बार ये पूरा हो जाता है। इसमें क्या है, ये जो एक्टिव फेज है, इसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, स्टिमुलेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक करंट
जेनरेट बॉडी के अंदर होती है, ये होता है SA नोड। एक आइटम है जो राइट एट्रियम के टॉप पे बना हुआ है, साइनो एट्रियल नोड। ये एक SA नोड है जो इलेक्ट्रिक करंट जेनरेट करता है, और इसी को पेस मेकर भी कहा जाता है। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ये जेनरेट करता है, अगर आप हार्ट की ये पिक्चर देखेंगे तो ये राइट वाला पोर्शन है। तो राइट एट्रियम के टॉप में एक नोड है, साइनो एट्रियल नोड, SA नोड। इसी को पेस मेकर कहा जाता है, और हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने के लिए रिस्पांसिबल है ये नोड, SA नोड। इसी को पेस मेकर कहा जाता है, और यही जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। तो ये हम लोग बोले थे कि ये काम करता है इसका साइनो एट्रियल नोड, और ये इंपल्स जो है AV नोड से होते हुए बाकी बंडल ही से, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जब करंट जनरेट होती है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये जो करंट है ये एक नोड है AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहां से आता हुआ बंडल ऑफ ही से होते हुए, परकिंजे फाइबर से होते हुए, ये पार्ट्स के नेम है, यहां से करंट पूरा फ्लो कर जाता है और ये फंक्शन करता है। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि करंट जिम्मेदार कौन है इंपल्स जनरेट करने के लिए, दैट इज SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। लोकेशन कहाँ है, राइट एट्रियम के टॉप पर है, और AV नोड राइट एट्रियम के बॉटम में है। दोनों ही एट्रियम में है, साइनो एट्रियल नोड SA नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AV नोड, ये दोनों ही हैं। तो यही जनरेट करता है इंपल्स को, और ये चारों तरफ फैलता है। इसको आगे हम लोग देखें। तो ये एक था कि इस तरह फ्लो होता है और फंक्शन क्या है। अब एक ये देख लें कि एक्चुअली 0.8 सेकेंड को कैसे हम लोग, ये देखिए 0.8 सेकेंड का जो कार्डिक साइकिल है उसको जानते हैं। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सेम टाइम सिस्टोल 0.1 सेकेंड, और राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम सेम टाइम डायस्टोल 0.7 सेकेंड। मीन्स कि एट्रियम में 0.7 सेकेंड तक ब्लड ऑटो में फिल होता है, कोई फंक्शन नहीं होता। फंक्शन होने का मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कोई काम नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता है, डायस्टोल है। और केवल 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है और वेंट्रिकल्स में ब्लड चला जाता है। मतलब ये देखिए स्क्रीन, इस जो ये ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, ये 0.7 सेकेंड तक इसमें भरता है, कोई काम नहीं होता है। राइट एट्रियम में या लेफ्ट एट्रियम में, दोनों में ब्लड भरता है 0.7 सेकेंड तक के लिए। और ये वाला वाल, ये जब 0.7 सेकेंड भरता है तो ये वाला वाल खुलता है 0.1 सेकेंड के लिए। और उस 0.1 सेकेंड में यहाँ का नॉर्मली क्या होता है कि जब ये भरता रहता है तो यहाँ से ऑटो में फ्लूइड आता है, ब्लड आता रहता है। लेकिन ये 0.1 सेकेंड के लिए वाल खुलता है, ये कंप्रेस होता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एक साथ सिस्टोल होंगे, सिस्टोल मींस कंप्रेस होंगे, और ये 0.1 सेकेंड में बचा हुआ सारा ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में भर जाता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भर जाता है। यहाँ ये 0.7 सेकेंड के लिए आराम करता है, डायस्टोल करता है, और 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है। एट्रियम 0.7 सेकेंड डायस्टोल और 0.1 सेकेंड सिस्टोल, मैंने असली लोड इस पर 0.1 सेकेंड का आता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल सेम टाइम सिस्टोल 0.3 सेकेंड। जब ये कब होता है, ये जब 0.1 सेकेंड के लिए 0 से 0.1 जो क लिखा हुआ है, ये एट्रियम का सिस्टोल है। 0 to 0.1 ये क्या होता है,
कंट्रैक्ट होता है और ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में नीचे की तरफ। जब ये नीचे चला जाता है और ये वाल्व बंद हो जाता है, तो ये जो गॉ दिख रहा है दैट इज 0.3 मीन्स 0.1 to 0.4 जो गॉ पोर्शन है, ये क्या बोलता है कि इस समय वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। सिस्टोल होने का मतलब पंपिंग करता है, कंट्रैक्ट होता है, कितनी देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.1 to 0.4 ये यहां से ये पोर्शन सिस्टोल होता है, मीन्स कंप्रेस होता है, पंपिंग करता है और ये ब्लड भेजता है। कहां भेजता है, जब लेफ्ट होगा तो वो बॉडी को भेजेगा और जो राइट होगा वो लंग्स को भेजेगा। तो 0.1 से 0.3 जो फंक्शन है, 0.1 to 0.3 ये हार्ट के वेंट्रिकल का सिस्टोल है, माने एक्टिव फेज है। 0 से 0.1 एट्रियम का एक्टिव फेज है और 0.1 से 0.4 वेंट्रिकल का सिस्टोल फेज है। और पॉइंट यहाँ 3 से 0.8 यहां से यहां तक कोई भी सिस्टोल नहीं होता है। माने इस फेज में, जिसको हिंदी में गॉ लिखा हुआ है, इसमें कोई भी सिस्टोल नहीं होता है। मीन्स कि पॉइंट लेफ्ट वेंट्रिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स 0.5 टाइम 0.5 सेकेंड क्या करते हैं, डायस्टोल है। माने उनका जो नो काम करने की कंडीशन है वो वेंट्रिकल का 0.5 सेकेंड है और इनका एट्रियम का 0.7 सेकेंड है। क्योंकि जो ख है ये एट्रियम का डायस्टोल है और जो घ है ये वेंट्रिकल का डायस्टोल है। तो आप देखेंगे कि ये घ जो है 0.5 है, लेकिन ये 0.1 यहाँ वो हो जाता है। तो 0.4 सेकेंड के लिए जो ये फेज है, ये 0.4 सेकेंड का जो फेज है, इस समय दोनों ही डायस्टोल रहते हैं। 0.4 सेकेंड का एक टाइम ओवरलैप करता है जब दोनों ही वेंट्रिकल्स और एट्रियम दोनों ही डायस्टोल होते हैं। माने वो कोई काम नहीं कर रहे होते। कोई काम का मतलब पंपिंग नहीं कर रहे होते हैं। फेज का जो है इसमें एट्रियम सिस्टोल होता है, माने एक्टिव फेज, और यहां से यहां तक 0.1 से 0.4 ग यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा होता है। और ये पूरा फेज है 0.4 सेकेंड जब कोई सिस्टोल नहीं हो रहा होता है। तो साइकिल ये 0.8 सेकेंड की हुई। कैसे हुई, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। एट्रियम 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकल 5.5 सेकेंड के लिए डायस्टोल रहता है और वेंट्रिकल्स 0.1 से 0.8 माने 0.7 सेकेंड के लिए डायस्टोल रहता है। और 4.4 सेकेंड के लिए ही दोनों ही डायस्टोल होते हैं। ये इसमें एक चीज कहा गया कि ये ध्यान रखना है कि दोनों एट्रियम एक साथ काम करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे। क्लियर हो रहा है? जी सर। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन समझने से, हाँ सर, क्रिटिकल तो है। लेकिन क्लियर हुआ कि नहीं, मैं फिर रिपीट करूं? हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है ना? ओके। तो एक ये था कि 0.8 सेकेंड को कैसे बांटा हुआ है, तो ये एक दो बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है। हृदय के चारों एट्रियम वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल नहीं करते, ये हमने बोला, और चारों एक साथ 0.4 सेकेंड के लिए डायस्टोल रहते हैं। सिस्टोल मतलब एक्टिव फेज है, कंप्रेस हो रहे हैं, और डायस्टोल इनएक्टिव फेज है, माने यहाँ पे वो रिलीफ में है, उनमें कंप्रेशन नहीं हो रहा, माने संकुचन नहीं हो रहा। तो ये रूल है। तो ये हमको जानना है कि 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड तक दोनों डायस्टोल रहते हैं एक साथ, लेकिन चारों एक साथ सिस्टोल नहीं होते हैं। एक बार एट्रियम सिस्टोल होता है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, लेकिन ये दोनों होने के बाद दोनों एक साथ 0.4 सेकेंड तक डायस्टोल है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इस पिक्चर को
ये एक पिक्चर है जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये ट्राइकैप्सिड वाल्व है और ये बाइकैप्सिड है, पल्मोनरी वाल्व है, एओर्टिक वाल्व। ट्राइकैप्सिड यहाँ पे है राइट में, और लेफ्ट में मिट्रल है जिसको बाइकैप्सिड भी बोलते हैं, और ये एओर्टिक है चूंकि एरोटा में जा रहा है और पल्मोनरी में जा रहा है तो पल्मोनरी वाल्व। ये चारों सिंगल डायरेक्शन है। अब क्या होगा इसको देखिए ध्यान से, जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, मतलब संकुचन हुआ, अब ये ब्लड को वापस कहां भेजेगा? पल्मोनरी वाल्व की तरफ भेजेगा। कहां जाएगा? पल्मोनरी से लंग्स को जाएगा। उस केस में ये जो ट्राइकैस्पिड वाल्व है ये बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर से इधर, इधर से इधर नहीं है, लेकिन जब यहाँ कंप्रेशन होगा तो ये वाल्व बंद जाएगा, बंद हो जाएगा ट्राइकैस्पिड, और पल्मोनरी वाल्व खुल जाएगा। ठीक, तो जब ये ट्राइकैप्सिड बंद होगा तो एक साउंड क्रिएट हो, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइकैप्सिड और मिट्रल जो बाइकैप्सिड है दोनों एक साथ बंद होते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ काम करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे, दोनों एट्रियम एक साथ काम करेंगे। तो जब वेंट्रिकल दोनों सिस्टोल होंगे, संकुचन में आएंगे, तो राइट वेंट्रिकल के कारण ट्राइकैस्पिड वाल्व और लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण मिट्रल वाल्व, ये दोनों बंद हो जाएंगे। हम लोग बोला था सिंगल डायरेक्शन है। और ट्राइकैस्पिड वाल्व बंद होने के बाद पल्मोनरी वाल्व की ओपनिंग के थ्रू ब्लड लंग्स को जाएगा, और यहां से ब्लड एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा को जाएगा। तो जब ये दोनों सिस्टोल होंगे तो ट्राइकैप्सिड और मिट्रल वाल्व बंद हो जाएंगे। इनके बंद होने से एक साउंड क्रिएट होगी। कहां क्रिएट होगी? ये दोनों वाल्व के बंद होने से, नंबर 1। नंबर 2, जब ये वाल्व सिस्टोल हो जाएंगे, फंक्शन खत्म हो गया, इनका फंक्शन खत्म हो गया, इन वाल्व का फंक्शन खत्म हो गया। जब ये फंक्शन खत्म होगा तो वापस इसमें फ्लूइड नहीं आ गया पल्मोनरी में या एओर्टिक वाल्व के थ्रू, तो ये होने के बाद ये वाल्व पल्मोनरी वाल्व वापस बंद होंगे, क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा रहेगा, वो इसको अंदर आने नहीं देगा, तो ये वाल्व बंद होगा। पहले बंद होगा ट्राइकैस्पिड और मिट्रल, इस केस में फ्लूइड जा रहा है, ब्लड जा रहा है बॉडी को। दूसरा केस, जब ये कंप्रेस नहीं होगा, माने संकुचन नहीं होगा, पंपिंग नहीं करेगा, तो ये पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर फ्लूइड रहेगा, ये फ्लूइड के कारण ये बंद हो जाएंगे। तो एक बार ट्राइकैस्पिड और मिट्रल बंद हुए और दूसरी बार पल्मोनरी और एओर्टिक वाल्व बंद हुए। इन दोनों वाल्व के बंद होने से एक साउंड क्रिएट होती है, लव एंड डब। इसको नोट करिए। ट्राइकैस्पिड जब बंद होगा तो उसके बंद होने की जो साउंड क्रिएट होगी वो लव साउंड क्रिएट होगी। ये साउंड वाल्व के बंद होने पे क्रिएट होती है, ये हमेशा नोट करके रखिए। कहां सुनेंगे ये अभी हम लोग याद करेंगे। और जब पल्मोनरी वाल्व बंद होगा तो वो डब, एक वाल्व के बंद होने पर एक आवाज और दूसरी वाल्व के बंद होने पर दूसरी, ये आवाज होगी। आवाज किसकी होगी? इस थेसोस्कोप से डॉक्टर हार्ट में यही साउंड सुनने का प्रयास करता है। किसका? ट्राइकैप्सिड बंद हुआ, कैसा बंद हुआ, क्या साउंड क्रिएट किया, कितनी देर में बंद हुआ, या पल्मोनरी वाल्व बंद हुआ तो कौन सा साउंड क्रिएट हुई। ये साउंड सुनने के लिए डॉक्टर हमारे चेस्ट पर वो स्टेथोस्कोप का पोर्शन लगाता है, जिससे वो कानों में सुनता है। अब देखिए क्या कह रहा है। कार्डिक वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे ट्राइकैप्सिड बाइकैप्सिड वाल्व बंद होने से फोर्थ हार्ट साउंड क्रिएट होती है, जो मैं अभी दिखा रहा था। ये 0.1 सेकंड के लिए बंद होती है, और ये कहां डॉक्टर सुनता है? लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस में निपल के नीचे सुनता है, इस लोकेशन पे, क्योंकि यहीं पर ट्राइकैस्पिड वाल्व से वो सुनने की कोशिश करता है कि ये वाल्व बंद हुआ कि नहीं हुआ, और इसका टाइम कितना है? 0.1 सेकंड। ये एक साउंड क्रिएट हुई लव, यहां पर डॉक्टर सुनता है।
कब इस केस में क्या हो रहा होता, साउंड कब आएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे। वेंट्रिकल सिस्टोल होने का मतलब हम लोगों ने चर्चा किया कि ये वाला पोर्शन कंप्रेस होगा, संकुचन होगा, पंपिंग होगा, तब ये वाल बंद हो जाएगा, मिट्रल और ये दोनों एक साथ। तो यही बोला दिस इज द फर्स्ट हार्ट साउंड। और जब ये पल्मोनरी बंद होगा तब ये सेकेंड हार्ट साउंड आएगा। ये देखिए वही कह रहा है। इसी प्रकार वेंट्रिकल डायस्टोल होने पर एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के सेमीलुनर बार, सेमीलुनर वही है, वही वाल्व है, पल्मोनरी और वाल्व, ये वाल्व बंद होंगे तो सेकेंड हार्ट साउंड होगी। ये 0.14 सेकंड के लिए होती है और ये चेस्ट के राइट या लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे सुना जा सकता है। तो डॉक्टर यही दोनों साउंड स्टेथोस्कोप लगा के सुनता है कि लव और डव की जो साउंड है, माने फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड सुन पा रहा है कि नहीं सुन रहा। इसमें कोई एबनॉर्मल तो उसको नहीं मिल रहा, क्योंकि यही एबनॉर्मल वाल्व के डिफेक्ट को बताता है। डिफेक्ट चेक और कहीं से भी करेंगे, लेकिन ये एक सिग्नल देगा कि प्रॉब्लम, क्योंकि वो साउंड रेगुलर सुनते सुनते वो लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं कि कैसा साउंड आएगा लव और डब। तो ये लव और डब जो दो साउंड आती है वही दोनों वाल्व के बंद होने पर आती है। बाकी हम लोग चेस्ट हार्ट को कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें, जैसे बोल रहे हैं कि चेस्ट खोल के तो भाई करते ही हैं, बाकी एक्सरे मशीन से वो लोग देख सकते हैं, फिजिकल एक्सरे से देख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, एक टेस्ट है ईसीजी जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो टेस्ट है, ये हार्ट में जो करंट उत्पन्न होती है टाइम के साथ एम्पलीट्यूड में, ये दोनों ही दिखाता है ईसीजी में। कि इसमें हम ये जानते हैं ओरिजिनली कि जो 0.8 सेकेंड है उसमें कहाँ कहाँ कितनी देर किस शेप का टाइम के साथ में शेप क्या मिलता है ग्राफ का। तो उस ग्राफ को स्टडी करने के लिए ईसीजी जो ग्राफ है, हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे इसको, ईसीजी कैसे पढ़ते हैं। तो ईसीजी का काम क्या है, ईसीजी जो ग्राफ है वो क्या बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है टाइम के रिस्पेक्ट में कैसा है। तो ये हार्ट को पढ़ने का एक, हार्ट के फंक्शन को, इलेक्ट्रिकली सिग्नल को हम लोग वहां से जान पाते हैं। बाकी ये कह रहे हैं एक्सरे मशीन से चेस्ट को देख सकते हैं या चेस्ट खुलेगा तब तो दिखाई। तो ये हार्ट की लोकेशन हमने बताया था कि कहाँ कहाँ पे है, तो ये एक हार्ट की लोकेशन थी और कैसे जाने। ईसीजी है, इस पर हम लोग देखेंगे कि ईसीजी कैसे पढ़ते हैं। अभी हम लोग इसको नहीं देखेंगे, ये सैंपल बनता है, इस पे चर्चा करेंगे ईसीजी पे अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेंगे पूरा। तो इस पर हम लोग, एक ये शेप बनता है ईसीजी का, एक नॉर्मल जान लें कि एक शेप बनता है हार्ट का, है ना, ये शेप बनता है पी वेव, क्यू आर एस और ये सारा पी डो। तो ये कैसे बनता है इसको हम लोग एक अगले क्लास में जरूर पढ़ेंगे कि ईसीजी को कैसे रीड करना है। ये अलग अलग वेव है। ईसीजी के माध्यम से हार्ट ब्लॉक की दशा में इंपल्स का कंडक्शन का ब्लॉकेज कहा, मीन्स की फ्लो जो है करंट की है वो रुक रही है कि नहीं रुक रही है, ये सारी चीजें डॉक्टर जानने की कोशिश करता है। ट्रैकेकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया जहाँ पे ऑक्सीजन कम मूव कर रहा है, इसको भी कंडीशंस है। और पर्पज वही है कि हम लोग पीछे पढ़ लिए थे कि ये क्या करता है, तो ये ब्लड को सर्कुलेट करता है। और इसका रेगुलेशन कैसे होता है इसको ये जान लें। कोई आगे क्लास में पढ़ा होगा तो क्रेनियल नर्व्स पढ़ेगा। जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये 12 पेयर, इनके माध्यम से जो क्रेनियन हम लोग हेड को बोलते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स है इसमें 12 पेयर नर्व्स है। इसमें जो वेगस नर्व वो सबसे बड़ी है, और ये इस माध्यम से हम लोग पैरासिम्पैथेटिक फाइबर और एसए नोड और एवी नोड तक पहुंचते हैं। तो ये सारी जो कंट्रोलिंग है नर्वस सिस्टम का, यहाँ से ये हार्ट को कंट्रोल होता है। इसमें एक चीज इतना जान लें हम लोग कि एसए नोड के कार्य गति पर नियंत्रण रखते हैं, वेगल टोन कहते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है यहाँ से ये कंट्रोल होता है बस, क्योंकि ये थोड़ा जो पढ़ा होगा संस्कृत 3 या 4th में वो क्लियर होगा। लेकिन हम लोग ये जान लें कि नर्वस रेगुलेशन यहाँ से, वेगस नर्व है, सिंपैथेटिक फाइबर, सिंपैथेटिक चेन, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर गैंग्लियन, ये वहीं पर है। तो हम लोग ये जाने, जो इसमें एक चीज ये जानना और है कि वेगस नर्व ये इसमें फंक्शन में आती है, और ये
इसका कंट्रोलिंग यहाँ से होता है। बाकी एक चीज और जो जान ले इसमें, जो सिंपैथेटिक फाइबर सिंपैथेटिक चेन के सुपीरियर, मिडियल और इंफीरियर गैंग्लियन से आते हैं वेगस नर्व, हार्ट को रक्त आपूर्ति करने वाले कॉरोनरी आर्टरी को जानते हैं। तो कॉरोनरी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके, माने कॉरोनरी आर्टरी पर को कंस्ट्रिक्ट करने से माने हार्ट को खुद का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी यहीं से होता है। और वो माने इसको हम लोग जब पढ़ेंगे नर्व को तो ये समझेंगे, लेकिन इतना हम लोग जान ले कि इनकी जो कंट्रोलिंग है ऐसे नोड की बाकी चीजों का, ये वेगस नर्व से है, नर्वस रेगुलेशन। और ये है अगर एंडोकाइनिन पढ़े होंगे तो हार्ट मसल पेडरल मेडुला से निकलने वाले अल्बोन एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन मसल्स को फोर्स करके कांटेक्ट कर देते हैं। माने यहाँ से जो मेडुला से निकलता है और एड्रेनल मेडुला से जो ये निकलता है, ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देते हैं। हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए एंडोकाइन रेगुलेशन भी है। अगर आप देखेंगे, लोग पढ़े होंगे जो एड्रेनल मेडुला पे, तो इनसे जो ये दो हार्मोन निकलते हैं, ये क्या करते हैं, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना मसल्स का, ये कहाँ से कंट्रोल होता है, तो एड्रेनल मेडुला से भी होता है। माने अगर एंडोकाइन से देखेंगे तो यहां से भी इसका कंट्रोल होता है। और एक तो नर्वस सिस्टम से है और एक है, अगर एंडोक्राइन से बात करेंगे तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों जो है कंट्रैक्शन को चेंज करते हैं। तो कई बार हम लोग ट्रीटमेंट में जाएंगे तो मेडुला पे भी, एड्रेनल मेडुला जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर ये लगता है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और उसको बढ़ाते हैं। तो दो जगह नर्व कंट्रोलिंग है, एक नर्वस सिस्टम से और यहाँ एंडोक्राइन से। दूसरा हम लोग इसको थोड़ा और जान लें क्योंकि किताब के हिसाब से चल रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद अरोटा में बलपूर्वक ब्लड को भेज देता है वो पंप करके, या रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने को मौजूद, चूंकि फोर्स के जाता है तो ब्लड वेसल में वो मूव करेगा और ये ब्लड वेसल पूरी बॉडी को चला जाता है अलग अलग जगह पर। और ये यहाँ पर जो बीट है ना, ये क्या कह रहा है कि रक्त वाहिनियों की दीवारों एक कंपन वाइब्रेशन वेव भेज देता है। इस तरह की गति रक्त प्रवाह की गति से अधिक होती है। ये देखिए, जो वाइब्रेशन वेव है ब्लड वेसल्स का वो ज्यादा है, जो परिधि कैपिलरी और उत्तकों को संदेश है, मतलब ये सेल्स को एक मैसेज दिया जा रहा है। देखिए ये एक बड़ी अच्छी वो है कि ब्लड जब मूव कर रहा है तो सेल्स को वेव के थ्रू हम बता देते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। माने सेल्स को ये पता चल जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे पता चलता है? ये वाइब्रेशन वेव के थ्रू, जो ब्लड वेसल्स की वाइब्रेशन है वो सेल्स को बता देती है, जो परिधि कैपिलरी है, सर्कुलर जो कैपिलरी है और सेल्स उनको कि ब्लड सर्कुलर। और ये जो इनके वाइब्रेशन की स्पीड है 4 मीटर, अरोटा में 8 मीटर पर सेकंड, धमनी में, छोटी धमनी में 60, माने अलग अलग जगह पे अलग अलग इनकी वाइब्रेशन की स्पीड है। मतलब सेल्स को पहले ये पता चल जाता है। पल्स छूकर महसूस की जाती है शरीर में, धमनी त्वचा के नीचे जहाँ सीधे 80 पर रखी हुई है। अब यहाँ पर तो सब लोग देखते हैं, यहाँ पर ये रेडियल कलाई पे करते हैं। तो इनका उद्देश्य ये है, ये इसलिए ये बोल रहे हैं कि सेल्स को पहले पता होता है कि भाई ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे? तो वाइब्रेशन वेव के थ्रू। और बाकी हम लोगों ने ये एक चीज और जान ली, थोड़ा आज कंप्लीट कर लें। जो पल्स रेट की हम लोग बात कर रहे थे कि ये 72 ±5 है नॉर्मल, मतलब कि 0.8 सेकेंड की हम लोग बात किए थे। अगर 0.8 थोड़ा वेरी करेगा तो थोड़ा बहुत ही आ जाएगा। 0.8 सेकेंड है, 60/0.8 देते 72। अगर ये सामान्य से अधिक है तो ट्रैकीकार्डिया और सामान्य से कम है तो ब्रेडीकार्डिया। मतलब अगर 72 की जगह ये 90 मिल रहा है किसी का पल्स तो ट्रैकीकार्डिया उसको बोलेंगे। माने ये लोड ज्यादा है हार्ट पे, और कम है तो ब्रेडीकार्डिया, माने लोड कम है। ये यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया कब कब हो सकते हैं। जब गति 72 से ज्यादा, 72 से प्लस है तो अधिक है और कम है तो ब्रेडीकार्डिया। ये ध्यान रखें कि किसको हम लोग ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं,
टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ये बोल रहा है कि जब पल्स रेट हृदय गति की तुलना में डेफिसिट हो, सामान्यतः गहरी सांस की स्थिति में, इंस्पिरेटिव फेज में हृदय गति की पल्स रेट बढ़ जाता है। ये चेंज होता रहता है। इसका क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हार्ट ब्लड को बॉडी में भेजता है तो हार्ट का जो गति है वो 72 है। पल्स जो मेजर करते हैं हम लोग डिफरेंट जगह करते हैं बॉडी के इस पार्ट्स में, तो हार्ट क्या करता है ये समझिए, एक बार पंप किया, उसके बाद कुछ देर के लिए रुका, फिर पंप किया, फिर रुका। तो हम मेजर हार्ट के आसपास नहीं करते हैं, हम मेजर करते हैं बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में, जैसे ऊपर डिफाइन किया गया था। तो जब ब्लड प्रेशराइज करता है ब्लड चैनल को, तो ब्लड एक्सपेंड, वो चैनल एक्सपेंड होता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है ये। जब वो चैनल में हायर प्रेशर रहता है, जो पंप काम करता है, तो वो जो चैनल है ये एक्सपेंड होता है, बाहर की तरफ जाता है। आपको लगता है कि ब्लड आया है, और जब हार्ट नहीं करता है तो वो ब्लड वे चैनल सिकुड़ जाता है, माने ओरिजिनल में आ जाता है। हम मेजर इसी को करते हैं। पल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट पल्स। जब हम किसी आर्टरी पे हाथ रखते हैं तो क्या मेजर करते हैं, पंप जब प्रेशर दे रहा होता है ब्लड का, तो वो जो ब्लड चैनल है वो थोड़ा एक्सपेंड होता है। दूसरा केस, जब हार्ट पंप नहीं कर रहा होता है, माने डायस्टोल फेज में है, तब जो है वो जो चैनल है ब्लड चैनल, वो वापस अपनी पोजीशन में आता है। तो ये एक्सपेंड होना और अपनी पोजीशन में आना, जो हाथ पर हम लोग रिस्ट पे या कहीं और मेजर करते हैं, दैट इज द पल्स, दैट इज द पल्स रेट। इसको नोट करना, मैंने समझना चाहिए। हार्ट की बीट और पल्स रेट दोनों में ये डिफरेंस है। हार्ट अपनी जगह काम कर रहा है, लेकिन जो ब्लड चैनल में जो एक्सपेंड और नॉर्मल हो रहा है, ये पल्स है। तो पल्स रेट और हार्ट रेट में अंतर हो सकता है। क्लियर हो रहा है? जी सर। मैं हार्ट रेट और पल्स रेट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत कम लोग करते हैं। मैं बहुत आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हार्ट 72 से चल रहा है, लेकिन पल्स जो मिलेगी वो डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हार्ट के प्रेशर आने पर वो एक्सपेंड होगी, और हार्ट से प्रेशर नहीं आएगा डायस्टोल की स्थिति में, वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा और प्रेशर होगा, वो हार्ट की गति से डिफरेंट होगा। इसीलिए एक चीज ये लाइन लिखा है, ये बहुत क्रिटिकल है जानना, ये समझ लीजिए। जब पल्स रेट हृदय गति की तुलना में कम हो या ज्यादा हो, ये हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि हार्ट जिस रेट से चल रहा है पल्स उसी चल रहा है, जी नहीं। हार्ट की गति अलग होगी और पल्स रेट अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। जब हम डीप रेस्पिरेशन कर रहे हो, इनस्पायरी फेज में हो, तो हार्ट की गति पल्स रेट बढ़ जाता है। माने जब हम सांस ले रहे होते हैं गहरी, तो हार्ट बढ़ जाता है, हृदय की गति, और जब हम छोड़ रहे होते तो कम हो जाता है। ये बड़ा जानना जरूरी है। मतलब सांस लेते हैं तो हार्ट की गति बढ़ जाती है, और छोड़ते हैं तो हार्ट की गति कम हो जाती है। इसीलिए पल्स रेट और हार्ट रेट अलग अलग मिलेगा। तो ये बहुत मैंने ध्यान से पढ़ने पे समझ में आता है कि पल्स रेट और हार्ट रेट में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मैंने बताने की कोशिश की कि ये दोनों है, और डीप रेस्पिरेशन में हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, जब हम लंबी सांस लेते हैं तो, और छोड़ते हैं तो कम हो जाता है हार्ट की गति, पल्स दोनों। ये टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। साइकोलॉजिकली इमोशनल कंडीशन में टैकीकार्डिया होगा। एक्साइटमेंट है, क्लाइंबिंग अप स्टेयर, एल्टियर फ्लूटर, हाई फीवर, टॉक्सिक एडेनोमा। तो ये जो केस है, इस केस में टैकीकार्डिया होता है। अचानक कोई ऐसा इमोशनल कंडीशन आ गया, एक्साइटमेंट हो गया, तो टैकीकार्डिया हो जाएगा।
हार्ट की स्पीड बढ़ सकती, माने सामान्य से अधिक हो सकती है। और कब है, कुछ लोग जो ट्रेंड एथलीट हैं, जो एक्सरसाइज करते रहते हैं, या ऐसे मेनिंजाइटिस और सेरेब्रल एब्सेसिस केस में ये ब्रेडिकार्डिया पल्स कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, अगर कोई डिप्रेशन में गया तो उसका गति कम हो जाएगी। मतलब इमोशनली अगर ऐसा कंडीशन है कि एक्साइटमेंट है, सीढ़ी चढ़ रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाई फीवर है, इन केस में गति बढ़ जाएगी, आप जोर जोर से सांस लेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रेंड एथलीट है, वो ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो थोड़ा सांस कम ले सकता है, माने उसकी हार्ट रेट कम हो सकती है। लेकिन नॉर्मली बीमारी के केस में ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। लोग बोलते हैं सांस नहीं लिया जा रहा, बहुत दिक्कत सांस हो रही है, तो ये सब केसेस भी हो सकते हैं। तो ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और पल्स रेट ये जानना जरूरी है। एक चीज ये जान लें, फीवर आने पर पल्स रेट 10 पर मिनट पर डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। माने अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ गया है तो आपका पल्स रेट 10 बढ़ सकता है। किंतु टाइफाइड फीवर में पल्स रेट बॉडी टेम्परेचर की तुलना में कम बढ़ता है। यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया होगा, वह ट्रेडिका, माने अगर किसी का कम बढ़ रहा है तो वो टाइफाइड फीवर हो सकता है। तो ये अभी हम लोग जाने कि हार्ट के फंक्शन क्या है। बाकी आगे अभी तो और है, जारी रखा जाए कि जैसा बोलिए आप लोग, अभी क्लास अभी इसके 2 और हैं हार्ट के। सर इतना बस है, बहुत हेवी हो जाता है फिर। ठीक है, इसलिए हमने पूछ लिया। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्लियर हो रहा? जी सर, फिर हम आगे सुन लेंगे ना 1-2 बार फिर से। हाँ, थोड़ा सा वो है इसमें, थोड़ा हैवी हो जाता है तो, लेकिन ये हार्ट के फंक्शन है, कल और हम लोग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे जी ने बहुत बढ़िया पूरा डिटेल्स बताया। तो इसको आप लोग सुनिए और सुन के नोट्स बना लीजिएगा, तो नोट्स पर काम देंगे। नोट्स बनाएंगे तो आपको फिर क्लैरिटी पूरा क्लियर हो जाएगा पूरा। और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। कल भी है प्यारे जी? हाँ सर, कल भी है। अच्छा, कल भी है, तो कल भी हम लोग फिर दो क्लासेस हो जाएंगे, फिर एक क्लास बाद में हो जाएगा। जी, ईसीजी वाला बाद में कर लेंगे, कल कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, और ईसीजी वाला एक बार बाद में कर लेंगे। ठीक, तो हम लोग खेमका सर को याद करेंगे और उनके सिद्धांतों को, उनके मोटो को याद रखेंगे। जैसा कि जानते हैं ज्ञान बढ़ाना है हमको, तो उन्हीं के आशीर्वाद से, जो उनकी प्रेरणा है, कौन से प्रेरणा तत्व है? तत्व ये है, ईच वन रीच वन, ईच वन फीड वन। इन्हीं को हम लोग अपने मार्गदर्शन में, इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग तो कल तक के विदा देते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सर। प्रणाम सर, थैंक यू सर।